नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मुकेश शर्मा आप सभी का भव्य हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो फिर सपना फौज का ना होता, सपना फौज का ना होता। तो एक सलाम हिंद देश के समस्त फौजियों के लिए। चलते हैं अपन सीधे अपने टॉपिक की ओर। देखिए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन, आपको पता है अपना जो टारगेट है वो है 20/20, मतलब कुल मिला के 20 में से 20 सवाल सही करने हैं, ये अपना टारगेट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने प्राण की बाजी लगा दी, दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, एक फूलों की माला ले आई है, वह महल पीले पत्थरों से बना है। तो बताना है कि कौन सा है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखो, देखने वाली बात यह है कि उसने प्राण की बाजी लगा दी, नहीं, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। अब सही होगा ये। दहेज की लेन देन बहुत बुरी, तो दहेज का लेन देन, दहेज पुल्लिंग शब्द है तो दहेज का लेन देन आएगा। दहेज का लेन देन बहुत बुरा रिवाज है, बुरी नहीं आएगा, बहुत बुरा रिवाज है भाई, ये मात्रा खत्म हो जाएगी। एक फूलों की, अरे एक फूलों की नहीं, फूलों की, ये एक यहां से हटेगा और यहां आएगा फूलों की एक माला ले आइए। वह महल पीले पत्थरों से बना है, इसका मतलब डी आंसर बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर दिया उनका उत्तर बिल्कुल सही चल रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन, देखते हैं अगला सवाल क्या है भाई। चलो भाई, अगला जो सवाल है वह है हमारा, देखिए, राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होने वाला है, यह अपना सवाल है। दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था, दमयंती राजा नल की स्त्री थी, राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, राजा नल की पत्नी दमयंती थी। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, फटाफट। बहुत ही शानदार और लाजवाब सवाल आया है अपने सामने। तो देखो क्या उत्तर होने वाला है। देखो, राजा नल की स्त्री नहीं होगा, पत्नी, पत्नी का नाम दमयंती था। तो देखो क्या होने वाला मेरे दोस्तों, जिससे विवाह होता है वह पत्नी होती है। स्त्री तो सामान्य स्त्रियां कोई भी हो सकती है। तो राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, तो राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। सी आंसर बिल्कुल सही है। तो राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, ये सवाल हो जाएगा अपने। अगला सवाल देखिए क्या बताया गया है। अगला सवाल देखो, ये देखो साहब, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये देखना है। तो देखो क्या बताया गया है, नी, निर, नी और निश। तो देखो शब्द दिया हुआ है निश्चल, और अगर हम इसका टुकड़ा करें तो निश्चल का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये नी, और इस शय का होता है विसर्ग, और ये बनता है चल, निश्चल। और होता क्या है, इस विसर्ग का स से सड़क बनता, उपसर्ग में सदैव जो है सही रहता है। तो इस प्रकार से नी और स दोनों निकल के आ रहे हैं, शब्द का उत्तर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से तीसरे सवाल का उत्तर जो है वो डी एकदम सही है मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऐसा सवाल आया है। ठीक है, अनु, अन्य, अनव और उक्त में से कोई नहीं, कौन सा है? तो देखो क्या होगा, ये देखिए शब्द है अनु, ये उपसर्ग है, और इधर कर दिया मैंने ऐषण, अनु और ऐषण। अब आप जानते हो है, न में छिपा हुआ था उ, और इधर है ऐषण। इस ऊ का वह बन जाएगा संधि के नियम से, तब क्या हो जाएगा, ये अ हो गया, न आधा रह गया, तो ये न आधा रह गया, ऊ का वह जब ए में मिला तो बन गया वे, और ये बन गया क्षण, अन्वेषण। अनु प्लस ऐसन, इसका मतलब उपसर्ग कौन सा हो गया, अनु। ए उपसर्ग बिल्कुल सही है। हमें एक एक शब्द को, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हुए चलना मेरे दोस्तों। चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल क्या होगा।
आजा रे ओम भो, सब कुछ जाम हो गया। आजा रे मेरे दिल बर राजा, वीडियो को सही करता जा रे। चलो देखते हैं क्या हुआ, कोई तकनीकी मिस्टेक हुई है। डोंट वरी, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। गिर सकते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिज्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। जो घुटनों के बल चला करते हैं वो तिज्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। ओम भो, ये क्या मामला हो गया है। हाँ, ये कहाँ से आएगा वह है भैया। चलो अब इसके आगे वाला जो सवाल है वो था अपना कृतज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द है। ठीक है, अगला सवाल क्या है अपना, थोड़ा सा तकनीकी मिस्टेक हो गई थी, हो जाता है पढ़ाई में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हो जाता है मेरे दोस्तों, बने रहो लगातार, कभी कभी आनंद भी ले लेना चाहिए। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। देखो जो किया है कृत, जो कृत मतलब किया है, किए है किया हुआ, जो किया हुआ है उसको जानना, ज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानना। और कृतघ्न, देखो ये कृत है, इसमें लगा दिया अपन ने घ्न, और घ्न का मतलब होता है मारना या हनन करना। तो किए हुए को मानना वो कहलाता है कृतज्ञ, और किए हुए को भुला देना क्या कहलाता है कृतज्ञ, जिसे कहते हैं एहसान फरामोश। क्या कहते हैं, एहसान फरामोश, फरामोश, एहसान फरामोश कहते हैं इसको। चलो अब देखिए इससे आगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल मेरे दोस्तों क्या दिया हुआ है जो देखना है अपने को। नैसर्गिक का विलोम है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होने वाला है। देखो एग्जामों में कई बार पूछे हुए सवाल है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है। अब नैसर्गिक किसे कहते हैं, ध्यान रखो, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ, प्रकृति से संबंधित है। तो प्राकृतिक या नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपके सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार, उक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल कृत्रिम, जो बनावटी होता है। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, एक तो चीज होती है प्राकृतिक और एक हम बनाते हैं तो वो बनावटी कहलाती है। तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, प्राकृतिक का भी कृत्रिम होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार जो है दिया हुआ था कौन सा युग्म सही नहीं है, वहां नैसर्गिक, नैसर्गिक और इसके साथ में प्राकृतिक दोनों इस प्रकार से दिया हुआ था, विद्यार्थी इसी को सही समझ लेते हैं और मामला गड़बड़ हो जाता है। नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही बात है, सेम टू सेम है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हजारों बार पूछा हुआ सवाल है। चलो अगला सवाल देखो क्या है, त्योहार, त्योहार का शुद्ध रूप क्या है भाई। अगला सवाल दिया, त्योहार का शुद्ध रूप क्या है। त्योहार, 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 त्योहार। तो देखो त्योहार, देखो एक बात का ध्यान रखो, त्योहार तो एक ही अच्छा होता है। वो देखो त्योहार तो एक ही अच्छा होता है, और वो भी बिना किसी टीका टमकी के, मतलब टीका टमकी की जरूरत नहीं है, तो त्योहार होता है। मतलब डी वाला आंसर बिल्कुल सही है, अनुस्वार का प्रयोग भी नहीं करेंगे। त्योहार तो एक ही अच्छा होता है, वो भी बिना किसी टीका टमकी के, मतलब किसी प्रकार के दिखावा आदि की जरूरत नहीं है। त्योहार तो केवल एक मात्रा आएगी, अनुस्वार वगैरह ये जो बिंदी लगती है नहीं आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है। अगला जो सवाल है वो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या, मतलब शुद्ध मात्रा वाला शब्द क्या है, ये सवाल है। प्रतीक्षा, 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 प्रति इच्छा क्या होने वाला है। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है इसमें, तो उत्तर हो जाएगा आपके प्रतीक्षा। देखो प्रति, प्रति उपसर्ग है और ईक्षा जो है यहाँ पर शब्द है। नियम ये है कि ई के बाद में अगर ई आ जाए तो कुल मिलाकर के बड़ी ई होती है। तो हम क्या देखते हैं, प्र है, तय में से ई निकाल दिया है और इधर हो गया आपकेक्षा। ठीक है, ये प्र है, तय निकल गया है और इधर हो गया है आपके देखो प्र, तय और ई औरक्षा, क्योंकि ये और ई मिलके ये बड़ी ई हो गया है। तो शब्द क्या बन गया है भाई, शब्द बन गया आपके, ये ई को मिला देंगे अपन, तब जो है शब्द बन जाएगा प्र, ये तय, तय है जो आधा है, जैसे ई लगा तो बड़ी की मात्रा हो गई प्रति, और ये हो गयाक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा शब्द हो गया है। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है।
चलते हैं इससे आगे की ओर। अगला सवाल क्या है मेरे दोस्तों? तो अगला सवाल देखो क्या बताया गया है। क्या बताया गया, किस क्रम में सही मेल नहीं है? इनमें से कौन सा क्रम है जिसका मेल सही नहीं है, बताना है। ग्रह दशा, गृह घर, चिर बहुत समय, चीर वस्त्र का खंड, तरणी सूर्य, तरणी नाव, और मात्र केवल मात्र माता। अपन क्या देखते हैं, देखो इसमें गृह का मतलब घर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। चिर का मतलब होता है बहुत समय, लंबे समय तक, चिर काल से मतलब लंबे समय से। चीर द्रौपदी का, चीर मतलब द्रौपदी का वस्त्र, चीर का मतलब वस्त्र, सही है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, तरणी का मतलब सूर्य होता है। और तरणी जिससे तैर के बाहर जाते हैं वो नाव होती है, एकदम सही है। मात्र का मतलब केवल होता है, केवल और मात्र। और मातृ का मतलब होता है माता, पितृ का मतलब होता है पिता। इसका मतलब ये और ये भी सही है। तो बचा क्या, ग्रह दशा। अरे ग्रह जो है वो नव ग्रह वाले ग्रह होते हैं, ग्रह नक्षत्र वाले ग्रह होते हैं, ग्रह का मतलब दशा नहीं होता है। तो ए आंसर जो है वो सही होगा, सही मेल नहीं खा रहा है, बाकी सभी सही मेल खा रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है अपना अगला सवाल? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास आपको पता है जिसमें कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह वगैरह जिसके अंतर्गत आते हैं तत्पुरुष समास होता है। तो देखो आ जन्म में आ अव्यय आ गया है, इस प्रकार से ये तो अव्यय भाव हो गया। ए वाला तो कौन सा हो गया? ए वाला आपके अव्यय भाव हो गया, क्योंकि उपसर्ग आ गया भाई पहले। घन और श्याम, घन जैसा श्याम, जब समास वगैरह करते हैं तो जैसा आ रहा है मतलब बादल के जैसा, श्याम मतलब काला काला। इसका मतलब यहाँ तो कमबख्त कर्म धारे हो गया, कर्म धारे हो गया है। ठीक है, अब बचा क्या, अनिच्छा और तिरंगा, तीन रंग वाला, तीन रंगों का समूह भी कह सकते हैं, और तीन रंग वाला मतलब भारत का एक झंडा विशेष, भारत का एक झंडा विशेष। झंडा विशेष जब ऐसी स्थिति होती है तो इसका नाम जो है बहुव्रीहि समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है यहाँ पर? यहाँ हो जाता है आपके बहुव्रीहि समास। इसका मतलब कौन सा वाला बच गया? तीसरे वाला, सी आंसर हो जाएगा। अनिच्छा, देखो अन प्लस इच्छा, समास वगैरह करेंगे न इच्छा। अगर नए तत्पुरुष करते हैं तो न इच्छा करेंगे, या फिर करेंगे इच्छा रहित, इच्छा रहित। तो इस प्रकार से जो है समास यहाँ पर तत्पुरुष हो जाता है अनिच्छा के अंदर। सी आंसर 10वें के अंदर बिल्कुल सही है। चलते हैं इससे आगे वाले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या है भाई, किस क्रमांक में अभिराम और अविराम, अभिराम और अविराम शब्द का सही अर्थभेद चल रहा है? मनोहर, अभिराम का मतलब मनोहर, अभिराम का मतलब सुंदर, ठीक है। फिर अभिराम का मतलब मनोहर, अभिराम का मतलब विस्तृत, अभिराम का मतलब स्वच्छ, और अभिराम का मतलब उन्नत, ठीक है। और यहाँ दिया है अभिराम का मतलब सुंदर, और अभिराम का मतलब लगातार। तो आप जान ही सकते हो कि सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। हाँ, राम बड़े नयनाभिराम थे, राम के नयन अभिराम थे, मतलब ना राम के नयन सुंदर थे, ना राम के नयन अभिराम थे, राम के नयन अभिराम थे, अभिराम नाम, राम के नयन अभिराम थे। अभिराम का मतलब हो गया सुंदर थे। कैसे थे भाई? राम जी के नयन बड़े सुंदर थे, बड़े शानदार थे। नयन का मतलब होता है नेत्र, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तो सुंदर अभिराम, ठीक है। और अविराम का मतलब होता है लगातार। क्या होता है भाई? लगातार। कछुआ अविराम चलता रहा, कछुआ अविराम चलता रहा, अविराम चलता रहा, अविराम चलता रहा। मतलब ये है कि अविराम का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों लगातार। क्या हो जाएगा? लगातार चलता रहा। इस प्रकार से उत्तर डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 11 में। अगला सवाल देखिए क्या बताया गया है। अगला सवाल जो है वो अपना इतिहास के अगला सवाल जो है वो हो जाएगा अपने इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द है। देखो इतिहास के पूर्व का वाक्य है, इतिहास के भी पहले का। तो इतिहास के पहले का देखो शब्द आया है पहले का, पहले का है तब क्या होगा? इतिहास से भी पहले का। तो अब आपको देखना पहला यहां पर आ रहा है प्राक,
यहां पर भी आ रहा है, और इतिहास की बात चल रही, इतिहास की बात यहां भी है, यहां भी है। तो अब आपको पता लगाना, कॉमन निकल के आ रहा है सी। देखो, प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक, प्राक प्लस ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक, तब क्या हो जाएगा, इस क का ग हो जाएगा भाई, क का क्या हो जाएगा, ग। अब शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा प्रा, क का हो गया ग, ग जब ऐ में मिला तो गई ती हा और सिक, प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इतिहास से भी पहले का, प्राग का मतलब होता है पहले, पहले इसका मतलब होता है, तो मतलब ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित, और उससे भी पहले का प्रागैतिहासिक हो जाएगा, इतिहास से पूर्व का हो जाएगा, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है। सर्वकालिक जो सभी काल से संबंधित है, पूर्वकालिक पहले के काल से संबंधित, ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित, लेकिन प्रागैतिहासिक इतिहास के पहले का, ये अर्थ निकल गया है। चलो चलते हैं आगे वाला। पढ़ के कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है विद्यार्थियों। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से इस चीज को समझाना चाहिए तो मैं उसके ऊपर जरूर ध्यान दूंगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने स्टेटस पर दबा के लगाइए, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लगाना दोस्तों। कौन सा शब्द तद्भव है, सवाल अपना कि कौन सा शब्द है जो तद्भव है। देखो तद्भव, तत् प्लस भव, ध्यान रखो, तद प्लस भव, तद प्लस भव हो जाएगा, उससे बना, उससे किससे बना, उससे बना, बना किससे बना, किससे बना भाई, संस्कृत से बना, किससे बना, संस्कृत से बना, मतलब संस्कृत से बना, या कहें कि संस्कृत का बिगड़ा रूप, संस्कृत का बिगड़ा रूप, बिगड़ा, और बिगड़ा को बोलते हैं अपभ्रंश, अपभ्रंश बोलते हैं संस्कृत का बिगड़ा रूप या अपभ्रंश रूप। संस्कृत का बिगड़ा रूप या अपभ्रंश रूप जो वो तद्भव कहलाता है। अब बिगड़ा हुआ रूप देखना है, मतलब वो शब्द जो संस्कृत का नहीं है, संस्कृत से बना हुआ है, लेकिन बिगाड़ दिया हमने बाद में, कालांतर में उसको बिगाड़ दिया गया। नीरज, सरोज, सूरज और उरोज। तो देखो क्या होने वाला है, नीरज, तो नीरज तत्सम है, सरोज भी तत्सम है, उरोज भी तत्सम है, उरह जय, सरह जय, नीरजय, लेकिन यहां पर चल रहा है सूरज, और सूरज जो है वो किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। तो सूरज का तत्सम शब्द सूर्य होता है, सूरज का तत्सम शब्द सूर्य होता है, इसलिए तत्सम शब्द सूर्य है तो तद्भव शब्द हो जाएगा सूरज। ठीक है, तो उत्तर हो गया आपके सी। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो सूरज कब दूर गगन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ठीक है, गुरु और चेलों का बंधन प्यार का बंधन है। चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ क्या बताया गया है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ उसके सामने दिया गया है, उसका दूसरा अर्थ तुम्हें बताना है। विकल्प में से विकल्प ये रहे साहब, इनमें से बताना है। तो देखो, अंक का मतलब संख्या होता है, लेकिन अंक का मतलब और क्या होगा बताइए जल्दी से। शरीर होगा, गोद होगा, सत्य होगा, अंग होगा। तो अंक को मतलब गोद, अंक का मतलब क्या होता है, गोद भी होता है। यशोदा, यशोदा जो है कृष्ण को, कन्हैया को अपने अंक में भर लेती थी, मतलब अपनी गोद में भर लेती थी, तो गोद भी कह सकते हैं। अंक का मतलब जो है गोद भी होता है, संख्या भी होता है। 1 2 3 4 5 6 संख्या है, मतलब अंक है। और अंक का मतलब होता है गोद, गोद में लेना, अंक में भर लेना। श्री कृष्ण ने सुदामा को देखते ही अंक में ले लिया। अंक में ले लिया मतलब किस में ले लिया भाई, अंक में ले लिया मतलब किस में ले लिया, गोद में ले लिया है। अंक में ले लिया का मतलब गोद में ले लिया है। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल क्या है, आज का अगला सवाल देखो, चादर के बाहर पैर पसारना, चादर से भी बाहर पैर पसारना। ओम पो, दिस इज नॉट राइट। अगर चादर के बाहर होंगे ठंड लग सकती है, मच्छर काट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, सेखी बगा रहे हैं, अत्यधिक व्यय कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। आय से अधिक व्यय करना क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाई, क्या हो जाएगा एकदम सही, डी आंसर बिल्कुल सही है। आय से भी ज्यादा व्यय करना, जितना आमदनी कम और खर्चा रुपया चल रहा है, मतलब चादर से ज्यादा पैर पसार रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है सभी का, डी आंसर एकदम सही है। चलो अगला सवाल देखो। वैसे मैंने बता भी रखा है कि एसएससी जीडी में गद्यांश आता है, बहुत इजी आता है।
गद्यांशों का अपन अलग से करने वाले हैं, उसकी बजाय मैं व्याकरण के क्वेश्चन लेके आया हूं और कुछ अलग हट करके शानदार वाले सवालों का कलेक्शन है। तो इसलिए पढ़ना है आपको, लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि यही सवाल है जो आपको मेरिट दिलाने वाले हैं। जीके का कोई पार नहीं होता है, अथाह है, लेकिन गणित, रीजनिंग और हिंदी तीनों ऐसी है जहां अपन बढ़िया नंबर ला सकते हैं। आर्ट्स वाले विद्यार्थी गणित में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो वो जीके में आगे रहते हैं, इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं माने और बस लगातार रहिए। सिलेक्शन सभी का होता है, आर्ट्स का भी होता है, साइंस का होता है, सभी का होता है मेरे दोस्तों। तो चलो चलते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर। ये देखो साहब क्या बताया, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है। देखो, बालू की भीत, भीत का मतलब होता है दीवार, बालू की भीत या दीवार उठाना किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? ठीक है, व्यर्थ प्रयास करना, बालू की भीत बनेगी ही नहीं, उठेगी कहां से? ठीक है, बगले झांकना मतलब जवाब नहीं दे पाना, बगले झांकेंगे जब जवाब नहीं लगेगा तब। ठीक है, राग बिगड़ना मतलब स्वर बेसुरा होना, और लहू का घूंट पीना मतलब क्रोध को दबाना, गुस्से को काबू में कर लेना। तो सही उत्तर क्या हो रहा है? राग बिगड़ना। स्वर बेसुरा होना ये इसका नहीं होगा। राग बिगड़ने का मतलब है कोई काम खराब हो जाना, गलत हो जाना, या किसी तालमेल से जो है बाहर हो जाना, ऐसी स्थिति राग बिगड़ना कहलाती है। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया गया है। अगला जो सवाल है, आंख का अंधा एंड गांठ का पूरा। आंख का तो है अंधा, लेकिन गांठ का है भाई पूरा। ठीक है, धनी किंतु मूर्ख। ठीक है, बताया पढ़ा लिखा किंतु नासमझ। ठीक है, असभ्य मनुष्य या मूर्ख। आंख का अंधा मतलब मूर्ख है, लेकिन गांठ का पूरा है, लेकिन धनी है, मतलब जो कह देता वो करता है, इसका मतलब मूर्ख है, लेकिन हाँ मूर्ख है लेकिन धनी है। गांठ का पूरा, जो गांठ बांध ली उसको करता ही है, इसका मतलब डी आंसर सबसे ज्यादा सही है। चलो आज का अगला सवाल, अगला सवाल जो है वो दोस्तों ये है आपका, संस्कृति शब्द में विशेषण बनेगा। संस्कृति से क्या विशेषण बनने वाला है? तो संस्कृति, संस्कार, सांस्कृतिक और सुसंस्कृत। तो सही अर्थ क्या होने वाला है? सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसका मतलब सांस्कृतिक जो है वो संस्कृति से बना हुआ शब्द है। संस्कृति प्लस एक, संस्कृति प्लस एक मतलब संस्कृति से संबंधित मतलब सांस्कृतिक। तो संस्कृति शब्द से विशेषण क्या बना? सांस्कृतिक बना है। कैसे पता लगा? संज्ञा लगा के, कार्यक्रम संज्ञा है, संज्ञा लगा के जोड़ लिया सांस्कृतिक कार्यक्रम। 18 में सी आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल क्या बताया है, जो देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया मतलब देखो हमेशा ध्यान रखो, कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा एंड क्रिया भी होगी। अब आपको देखना है कर्ता और क्रिया के अलावा किसी में कुछ आ रहा है क्या? तो देखो हम क्या देखते हैं, राम भूल जाता है, तो राम भूल जाता है, क्रिया राम करता है। मैं जाता हूं, मैं जो है करता है, और जाता हूं क्रिया है। कोयला उड़ती है, अरे कोयला उड़ती है नहीं है, कोयल उड़ती है, ये गलत छप गया भाई, कोयल उड़ती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो है करता है और क्रिया है, करता है क्रिया है, करता है क्रिया है। लेकिन बाबूलाल क्या पढ़ता है? उत्तर आया पुस्तक। देखो कर्ता भी चल रहा है और क्रिया भी चल रही है, कर्ता और क्रिया के अलावा कौन बच रहा है? पुस्तक। और क्या लगाने से उत्तर है, इसका मतलब वो कर्म होता है, इसका मतलब पुस्तक क्या है भाई? कर्म है। कर्म इसलिए पढ़ता है क्रिया, पढ़ता है क्रिया, सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। सकर्मक क्रिया क्यों मान जाएगी? क्योंकि इस क्रिया के साथ में कर्म आया है, पुस्तक शब्द कर्म है। डी आंसर बिल्कुल सही है। आज का अंतिम सवाल अपने सामने है, सभी को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य देना है कि 20 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं, आपको कितने सवाल एकदम सही सही आए हैं। उसके बाद में बता पाएंगे कि आपकी क्या स्थिति चल रही है, क्या पोजीशन चल रही है। दोस्तों लगातार लगे रहो, जुड़े रहो। अगला जो सवाल है बहुत ही खतरनाक सवाल है। ये वो सवाल है जो एग्जाम के अंदर जो है मेरिट का निर्धारण करने वाला है। ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया विद्यार्थियों की टाई फिस हो जाती है। आप में से भी जो पढ़ रहे हैं पाठक वर्ग, उनमें से भी कईयों की टाई फिस हो रही है। मुझे पता है हालत खराब होने वाली है, बिल्कुल गीले गीले होने वाले हैं, पसीना पसीना होने वाले हैं आप। ऐसा ही सवाल है ये। तो देखो क्या सवाल दिया, गज वसा। गज वसा का पर्यायवाची नहीं है, गज वसा का पर्यायवाची नहीं है। देखो ये एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन बड़ा घुमावदार सवाल है। तो देखो कुंजरासरा, रंभा, केला और मुकुल
चारों में से क्या होने वाला है? देखो बड़ा घुमावदार है, बड़ा ही शानदार सवाल है। अब आप जानते हो मुकुल जो है वो क्या होता है? जब कोई फूल खिलने लगता है तो उसका पहला रूप मुकुलित रूप ही होता है, इसलिए मुकुल जो है गजवसा नहीं होगा। इसका मतलब केले को रंबा कहते हैं, केले को कुंजरासरा कहते हैं, केले को गजवसा कहते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका डी। तो कितने विद्यार्थियों कौन कौन से कितने जो है सवाल सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करते करें। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही है। जो भी विद्यार्थी अगर ऑफलाइन भी एडमिशन लेना चाहता है तो उसका डिफेंस एकेडमी, कुचामन डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुचामन राजस्थान के अंदर ही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ के कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है।